हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में मैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है या परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, और एक होगा आपका इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा भाई? वो कॉम्प्लेक्स जो एक्वस सॉल्यूशन में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए टेस्ट नहीं देता। एग्जांपल देखो भाई, जैसे मान लो कि आपका कॉपर के साथ फोर साइनाइड जो आयन है वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी मैंने इस पे माना ये +1 चार्ज पे है और यहाँ पे -4 है, तो मतलब क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, यहाँ K3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है भी, अगर मैं इसके अंदर H2S गैस पास करता हूं, ठीक है, तो यह क्या है? कॉपर के साथ अगर यह फ्री होता, कॉपर आयन फ्री होता, तो कॉपर आयन क्या करता कि सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता? क्यूपर सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी बना देता। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ब्लैक पीपीटी नहीं बना रहा है, मतलब आपका कॉपर है वो उसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, फ्री नहीं है। फ्री नहीं है मतलब आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल है। ठीक है, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो मतलब हम उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? दोज कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट गिव टेस्ट फॉर सेंट्रल मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा भाई? मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कैडमियम का। कैडमियम के साथ मैंने 4 साइनाइड लगा रखे हैं और मैंने यहां K2 लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इससे H2S गैस पास की इसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या होता है कि कैडमियम है सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कैडमियम सल्फाइड की येलो पीपीटी दे देता है। मतलब यह कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हुआ तभी तो कैडमियम फ्री है। फ्री कैडमियम है तो इसके साथ रिएक्ट कर गया तो आपका पीपीटी दे दिया येलो कलर की। ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे भी? आपका ये कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब क्या हो गया? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, लिखो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? दोज कॉम्प्लेक्स विच गिव टेस्ट फॉर सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला देखो भाई, मान लो आपका यह कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े तो क्या बन गया? Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखूंगा? मैंने मान लिया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा। बीटा में क्या ऐसे लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ Ml4। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपने लिखा होगा ना, ये मैं इक्विलिब्रियम में लिख देता हूं। ठीक है, बीटा निकाल लिया हमने। बीटा क्या है? यहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। अब देखो ये ओवरऑल प्रोसेस हुआ कैसे होगा? पहले तो क्या हुआ होगा कि मेटल ने लिगेंड के साथ रिएक्ट किया तो आपका बना Ml, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बना। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा? मेटल लिगेंड में एक लिगेंड और आया और Ml2 टाइप बना। फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ है? Ml2 में एक लिगेंड और आया, Ml3 बन गया। और उसके बाद में क्या आया? Ml3 के अंदर एक लिगेंड और आया और Ml4 बन गया। ठीक है, 4 स्टेप में हुआ है। अब इसके लिए मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा? K1 कर दूं। K1 की वैल्यू क्या होगी? मैं इधर लिख देता हूं भाई। फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये कौन सा है? फोर्थ है। तो फर्स्ट के लिए मैं लिखूंगा K1। K1 क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं K2 लिख रहा हूं, वही आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद में मैं K3 लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? K3। इसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूं? K4 लिख रहा हूं। K4 क्या होगा भी? वही है कंसंट्रेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट। क्लियर है? ये तो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छे से कर चुके हो। अब मुझे ये तो क्या है? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख लो। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन कौन से भाई? K1, K2, ये K1 था, K2 था, K3 है और K4 है। अब ओवरऑल ये बीटा क्या था? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट था। क्या था? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे बीटा निकालना है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है मुझे। तो क्या होगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ऐसे लिखूंगा मैं, सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा।
इस तरह से आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी भी, ऊपर रह गया Ml4, नीचे क्या रह गया, मेटल है, और लिगेंड कितने हैं, 1 2 3 4 L4, ठीक है, सेम आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बात और, कि अगर ये एसोसिएशन होने की बजाय डिसोसिएशन होता तो क्या होता, एक बार इतना नोट कर लो आप, मैं ये हटा रहा हूं इधर वाला। मान लो ऐसा कोई केस होता कि Ml4 है, ये डिसोसिएट होके मेटल दे रहा है प्लस क्या दे रहा है, 4 लिगेंड दे रहा है, तो इसे मैं क्या कहता, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहता, या डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कहता, है ना। ये क्या हो जाता, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर मैं क्या कहता इसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या आती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, M, इस तरह से याद आती, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, जस्ट इसका इनवर्स है। तो यानी मैं ये लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में KI, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, इनवर्स है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के, ठीक है। अगर आपको इनमें से इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, मान लो कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 100, मैंने माना है, तो बीटा की वैल्यू निकालना कह दे तो आप आसानी से निकाल लोगे 1/100, ठीक है। तो अब देखो कि रिलेशन क्या होगा, कि स्टेबिलिटी है, हाँ वो नोट कर लिया होगा ना आपने, बीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में KI था, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनवर्स है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के। यानी मैं ये कहूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, बीटा के ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के। ये पहला फैक्टर है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर है कि स्टेबिलिटी है वो चिलेशन इफेक्ट या एंट्रोपिक इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है उसको समझो। मान लो कि आपका कोबाल्ट है, इसके साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा भाई, -3 चार्ज आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इथाइलिन डाइमाइन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना आपका कोबाल्ट है, CN आपका 6 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ EN आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो गया, -4 + 3 यानी -1 चार्ज हो गया, और 2 साइनाइड आपके निकल लिए। अब दूसरी केस क्या बन सकता है, मैंने यही लिया, इसके साथ मैंने क्या किया, EN के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, अब इसके साथ ट्रीट करवाया तो क्या बना, COCN2 बन गया, और यहाँ EN2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कितने निकलेंगे भी, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि कोबाल्ट है, इसके साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं आपके, और यहाँ -3 चार्ज था, यहाँ 2 साइनाइड रह गए तो 4 साइनाइड निकल लिए, और यहाँ क्या हो गया, +3 था -2 हो गया तो +1 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ क्या था, हाँ सही है ये। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखो अभी, कोबाल्ट है, CN6 लगा हुआ है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, और मैंने क्या किया, यहाँ 3 EN और ले लिए, होगा क्या, कोबाल्ट है, EN3 आ जाएगा, और क्या होगा आपके 6 साइनाइड है वो निकल जाएंगे, 6 क्या होंगे, साइनाइड है वो निकल जाएंगे, क्लियर है। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू देखो, डेल्टा एन क्या होता है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ आयंस, डेल्टा एन क्या है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ आयंस, यानी प्रोडक्ट में जितने आयन है उनमें से मैं रिएक्टेंट के आयन माइनस कर दूं तो डेल्टा एन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ माना हूं 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना माना हूं, 1 और 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 - 2 क्या रह गया, 1, यहाँ पर कितने हैं 4 1 5, और यहाँ पर क्या है 3 है, मतलब यहाँ क्या रह गए 2 रह गए, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 4 है, तो क्या रह गए 3 रह गए। मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, 1 2 3 पे जा रहा हूं, तो ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब एक बार देखो, आपको ये इक्वेशन पता है, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल H - T डेल S। अब आपको पता है ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, जब डेल G की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तभी तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल G की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल S आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। अब आप देखो नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो डेल एस की वैल्यू भी क्या, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव में है, तो ये सबसे आसानी से होगा, यानी जो रिएक्शन रेट है वो क्या होगी, थर्ड सबसे आसानी से, फिर सेकंड, और सबसे कम कौन होगा, फर्स्ट होगा। समझ आ गया, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, चिलेशन इफेक्ट कह देते हैं, या एंट्रोपिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, और एंट्रोपी क्या कर रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, कैसे लिखोगे, इन कॉम्प्लेक्स द इंक्रीज इन एंट्रोपी फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, सो दिस इफेक्ट इज नोन एज एंट्रोपिक इफेक्ट और चिलेशन इफेक्ट। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक बात और देखो, इसमें क्या हुआ कि पॉलीडेंटेंट लिगेंड के नंबर बढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, यानी हम ये कहेंगे ना, जितना ज्यादा उसमें पॉलीडेंटेंट लिगेंड होंगे कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम चिलेट रिंग कहते हैं। और आपको पता होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मान लो ये बना रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे NH2 है, यहाँ NH2 है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, ये इधर भी क्या होगा, NH2 है, यहाँ NH2 है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, यहाँ CH2 लगा हुआ है। इस तरह से 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर। तो 5 मेंबर रिंग कितनी बन रही है, 2 बन रही है, ठीक है। तो अब देखो इस बॉन्ड को, अगर लिगेंड को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड कितने तोड़ने पड़ेंगे, 2, है ना। तो एक तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है तो एक बॉन्ड तोड़ देता है तो हट जाता है आसानी से, यहाँ 2 तोड़ने पड़ रहे हैं, मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर होगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये लिगेंड है और ये कितने नंबर ऑफ रिंग बनाएगा। नंबर ऑफ रिंग बनाने के लिए एक फॉर्मूला है भी, निकालने के लिए भी आपने ये नोट कर लिया होगा ऊपर वाला। मान लो आपको नंबर ऑफ रिंग निकालनी है पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए। किसके लिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए। तो आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ लिगेंड को डेंसिटी ऑफ लिगेंड में से -1 करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड से, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ रिंग उसमें कितनी बनेगी वो निकाल सकते हो। मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे डेंसिटी ऑफ लिगेंड, यानी इथाइलिन डाइमाइन है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। 2 - 1 करूंगा, नंबर ऑफ पॉलीडेंटेट रिंग, मतलब ये इथाइलिन डाइमाइन की रिंग कितनी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो 3 है, सॉरी इथाइलिन डाइमाइन कितनी है इसमें, है ना, नंबर ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड पूछा है तो 3 है, ठीक है। 3 लिगेंड लगे हुए हैं ये, तो इसको सोल्व करो। 2 - 1 1 × 3 3 रिंग बनेगी यहाँ पर। 2 तो ये बन गई, एक मान लो यहाँ पर इस तरह से जुड़ा होता, इसको मैं ऐसे समझा दूं कि जैसे ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर EN हो गया, ठीक है, एक EN यहाँ पर हो गया और एक EN यहाँ पर हो गया। इस तरह से 1 2 3 रिंग बन जाती है। और याद रखना अभी 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। क्यों भी, इसमें जो स्ट्रेन होती है वो कम होती है, 3 मेंबर और 4 मेंबर नहीं बनती, ठीक है। जैसे आप ये चाहो कि NH2 है जो हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करके ऐसी कोई रिंग बना लेगा तो ऐसा नहीं बनेगा भाई, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, हाइड्रोजन है वो मोनोडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, क्योंकि 3 जो मेंबर रिंग होती है वो हाईली स्ट्रेंड होती है, अनस्टेबल होती है वो, ठीक है। तो ये नोट करो, सीधी सी बात है, मतलब अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड कंपाउंड प्रेजेंट है और वो चिलेट रिंग बना रहा है तो वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड आपका कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। मान लो कि आपका सेंट्रल मेटल आयन Fe+3 फॉर्म में है या +2 में है, तो Fe+3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, आपको पता है चार्ज जितना ज्यादा होगा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो कैसे देखोगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeCN6 लगा हुआ है और इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, K3 आ जाएगा और यहाँ K4 होगा FeCN6, ठीक है। तो स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के, यानी जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो वीक फील्ड लिगेंड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, लिख लो, क्या लिखोगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वीक फील्ड लिगेंड। मान लो यहां पर आपके साथ दिया हुआ है FeCN6, ठीक है, और इस पे +3 है, इस पे -6 है, क्या आ गया -3, और एक दिया हुआ है Fe6, ठीक है, यहां भी क्या आ जाएगा -3। इन दोनों में से पूछ ले कि ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला क्या होगा, वीक वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो वीक फील्ड वाले से ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। बेसिक नेचर से समझ गए मतलब क्या होता है, लिगेंड होता है वो लुईस बेस का काम कर रहा है, यानी वो कितना आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, लिगेंड होगा, और उससे बना हुआ कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण से हम कहते हैं कि जो कार्बन डोनर होते हैं
वो अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर अच्छे होते हैं ऑक्सीजन डोनर से, और ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो हेलोजन से अच्छे लिगेंड होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। इधर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम डोनेट करेगा तो मतलब कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा? आपका लेस स्टेबल होगा। दूसरा देखो भी साइज के, अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो साइज है लिगेंड का वो इंक्रीज होगा, है ना, साइज ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के ऊपर क्या होगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन है ही कम तो देने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम हो जाएगी, और आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनस्टेबल हो जाएगा। यानी जो हम कहेंगे स्टेबिलिटी है वो लिगेंड के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं स्टेबिलिटी के लिए, यह क्या होगी? साइज ऑफ लिगेंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साइज बढ़ेगा। यही तो कारण है कि हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा दी गई है कि आयोडीन वीक होता है, आयोडीन से अच्छा क्या होता है? ब्रोमाइड होता है। ब्रोमाइड से अच्छा कौन सा होता है? क्लोराइड होता है। क्लोराइड से अच्छा कौन सा होता है? आपका फ्लोराइड होता है। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से आप ऑर्डर लिखोगे। क्लियर है? तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो घट रही है। अब एक बात और ध्यान रखो, 7th पॉइंट ये भी लिख लो, साइज ऑफ मेटल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, साइज ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन। साफ सी बात है, मेटल का साइज छोटा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी यहां भी क्या होगी? स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, यानी साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। और यहां से समझ सीधा आ गया होगा आपको, जैसे ज्यादा चार्ज है तो साइज कम है, साइज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। दैट्स ऑल। यानी मैं यहां एक फैक्टर और इंक्लूड करना चाहूं तो जेड इफेक्टिव लिख सकता हूं, है ना, इसी से रिलेटेड हो गया कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। जेड इफेक्टिव किसका भी? CMI का। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। एक दूसरे से कोरिलेट करके लिख सकते हो जितने फैक्टर बनाना चाहो आप। ठीक है, इसके अलावा एक होती है आपकी पाई एसिड लिगेंड। कौन से होंगे? पाई एसिड लिगेंड। इनमें क्या होती है? बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो, सिनर्जिक इफेक्ट आया। सिनर्जिक इफेक्ट के कारण क्या हो रही है? इनकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप ये करना, लिगेंड वाले फैक्टर एक साथ लिख लेना। जैसे पाई एसिड लिगेंड हो गया आपका, ये चार्ज हो गया लिगेंड के ऊपर। हाँ, चार्ज पे भी ध्यान रखना। लिगेंड पे जैसे एक पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और एक पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? चार्ज ऑन लिगेंड। तो इस पे ज्यादा चार्ज है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा? नेगेटिव वाला चार्ज जितना ज्यादा होगा लिगेंड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। इसके बाद में एक मैं आपको एक सीरीज लिखवाने जा रहा हूं, इरविंग विलियम सीरीज। हाँ जी, इरविंग विलियम सीरीज क्या है? इन्होंने क्या किया था कि मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाने की इंक्रीजिंग टेंडेंसी के बेस पर अरेंज किया था। सिंपल है, इन्होंने क्या किया, जैसे मैग्नीज से लेकर सारी मेटल सीक्वेंस में लिख दी। कौन सी है? आपकी जो 4th पीरियड है यही आती है ना। और सबको क्या किया इन्होंने? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया। सबको इन्होंने क्या किया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इधर की तरफ जाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी और जिसके कारण जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, बट कॉपर की इसमें क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और कॉपर से जिंक की तरफ जाते हो तो डिक्रीज हो जाती है। बाकी इंक्रीज हो रही है इधर की तरफ, फिर डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने का कारण यही है, जिंक का साइज बढ़ जाता है क्योंकि वो फुली फिल्ड है। ठीक है, तो ये कौन सी थी? इरविंग विलियम सीरीज थी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इन्होंने बताया था। ये मेरे ख्याल में मैंने स्टेबिलिटी लगभग सभी की बता दी है। इसके अलावा एक और बचा है आपका मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल कौन से स्टेबल होंगे भी? जो EAN रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? सिज्विक जो EAN रूल होता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो स्टेबल है, अगर नहीं करेंगे तो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया भाई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मैंने कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बताया। मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा बताया मैंने मेटल आयन के रिस्पेक्ट में मैंने कौन कौन से फैक्टर बताए हैं? चार्ज ऑन मेटल आयन, साइज ऑफ मेटल आयन, जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल आयन। ठीक है, चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
साइज कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जितना ज्यादा होगा सीएमआई का, सेंट्रल मेटल आयन का, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। एक बात और ध्यान रखना भी, अगर आप जैसे 3D सीरीज से 4D में जा रहे हो, 4D से 5D में जा रहे हो, तो 5D वालों की स्टेबिलिटी 4D से ज्यादा, 4D की 3D से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। ठीक है, और इनके केस में मैंने बताया था कि सारे के सारे लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहे हैं। ठीक है, 4D और 5D के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखनी है मेटल एटम के लिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने इरविंग विलियम्स सीरीज दी है कि इधर की तरफ जाते हो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कॉपर तक बढ़ रही है और फिर जिंक की घट गई है। ये सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और ये तो सेंट्रल मेटल आयन की बात हो गई। दूसरा हमें चिलेशन इफेक्ट या एंट्रोपिक इफेक्ट देखना है कि अगर चिलेट रिंग बना रहा है, मैक्सिमम रिंग अटैच है, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। और स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि 5 और 6 मेंबर होती है, उसमें स्ट्रेन कम होती है, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, लिगेंड पर अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इलेक्ट्रॉन की दूसरी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का साइज अगर नीचे की तरफ जाने पर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम हो गई है। दूसरा लिगेंड की क्या होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो आसानी से क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। इसी कारण क्या होता है, कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे अच्छे डोनर होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो वो 3-4 लिगेंड लिख के देगा आपको, स्टेबिलिटी कंपेयर करवा लेगा आपको। स्टेबिलिटी आप तभी कंपेयर कर पाओगे अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से आती है। तो मैंने वो बना रखा है लेक्चर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसके बारे में आप वो देख लेना। इसके अलावा क्या हो गया अभी, चिलेटरिंग होगी, चिलेटरिंग जितनी ज्यादा होगी स्टेबल उतना ही होगा। हाँ, एक मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी आता है अभी। इसमें क्या होता है, जो डेंटेंट लिगेंड होते हैं, जैसे EDTA है, वो क्या होता है, हेक्साडेंटेंट है, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक होगा, और वो जो साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा वो स्टेबल होगा। अब एक बात ध्यान रखना भी, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलीडेंटेंट लिगेंड है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, और जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और लास्ट मैंने ये बताया कि जो कार्बोनिल के केस में ये कहते हैं सिज्विक रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के केस में आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखोगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखोगे। जिनके लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।